हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम इसके पहले बात कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम इसके पहले बात कर चुके हैं पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ामिनेशन में सालचे बैरियर का ग्रेड 2 का, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बारे में उस वीडियो में मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाँ कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर कितना टाइम लगता है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और एग्ज़ामिनेशन मोड कैसा होता है, उसकी फ़ी वगैरह कैसी होती है, और हल्का फुल्का मैंने बताया था कि वहाँ पे क्वेश्चन किस तरह के से पूछे जाते हैं। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पस है कि आप लोग जान सकें कि पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ में मसालची बैरियर ग्रेड 2 में जो 21 को एग्ज़ाम हुआ था, 21 सितंबर को, जिसको एक हफ्ते भी नहीं बीते हैं। आज की मैं बात करूँ तो आज है 21 सितंबर 2023 का, यानी कि 5 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बात कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वो एग्ज़ाम दिया है और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि जो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दें उन्हें मोटा मोटा आइडिया लग सके कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन मसालची बैरियर में पूछे जाते हैं, या फिर बहुत सारे इंडिया में कुक एग्ज़ाम भी वगैरह होते हैं जैसे आर्मी वगैरह में, वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने 2-3 दिन लगा के इन क्वेश्चन को पहले तो बुक में लिखा है ध्यान करके अच्छे से, और मैंने वही क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक वगैरह से या कहीं से भी कोई क्वेश्चन लेके लिखा है। तो अब ये मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों की हेल्प कर हो सके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और मेरा ये वीडियो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, मतलब एक ही वीडियो बनाया है जो मैंने कल दोपहर को डाला था। अभी ये आज वीडियो डालूँगी। आज लगभग बज रहे हैं 23:51, यानी कि 11:51। तो लगभग ये 12 बज जाएंगे, मतलब 12 बज जाएंगे तो मतलब 27 सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत सारे लोगों का कहना था अब क्यों वीडियो बनाना, अब तो एग्ज़ाम हो गया ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वीडियो बनाना है। क्यों वीडियो बनाना है? ताकि उन लोग की हेल्प हो सके जिनके पास कोई अदर सोर्स अवेलेबल नहीं है, जिनको कुछ आइडिया नहीं लग पाता है कि हाँ मसालची बैरियर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो मेनली ये कुक रिलेटेड एग्जाम्पल होता है, आपको असिस्ट करते हैं। जो भी वो काम बोलेंगे आप उनको असिस्ट करना होगा। अब वो काम कोई भी हो सकता है, इसके बारे में आपको यूट्यूब पे ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर गूगल पे करेंगे तो आपको मिल जाएगी। चलिए फिर मैंने लगभग 40 स्लाइड्स ऐड किए हैं, और लगभग 35 क्वेश्चन होंगे जो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद भी मैं क्वेश्चन कुछ मतलब ये एक्सप्लेन करूँगी जो कि मुझे याद है मोटे तौर पे, बट उन्हें लिखना किस फॉर्म में है वो मुझे करेक्टली समझ में नहीं आ रहा था। और यकीन मानिए ये वही क्वेश्चन है जो 21 को पूछे गए हैं। और जो भी लोग एग्ज़ाम देने गए थे 21 को, अगर वो ये वीडियो देखें तो प्लीज़ उन्हें कुछ भी क्वेश्चन याद आता है तो प्लीज़ वो कमेंट में लिखें, ताकि मैं वो क्वेश्चन को ऐड कर सकूं, ताकि बाकी लोगों की मदद हो सके, या नेक्स्ट टाइम भी आपको या किसी और को ज़रूरत हो तो वो वीडियो देख के उससे हेल्प ले सकें। अगर मैं बात करूं ये एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये चंडीगढ़ का एग्ज़ाम है तो सिर्फ चंडीगढ़ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। ये अलग अलग स्टेट में कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो ये इस बार लखनऊ में कंडक्ट कराया गया था, पटना में कंडक्ट कराया जाता है, दिल्ली में, मुंबई में, ऐसे अलग अलग शहरों में कंडक्ट कराया जाता है। बहुत सारे लोगों का सेंटर लखनऊ में आया था, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, मेरा भी सेंटर लखनऊ में ही आया था। चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है लीफी वेजिटेबल बेनिफिशियल फॉर डायबिटीज़ पेशेंट, यानी कि पत्तेदार सब्जी जो कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज के लिए फ़ायदेमंद है। उसमें ऑप्शन है पहला फेनुग्रीक, दूसरा स्पिंच, तीसरा कैबेज, चौथा लेडी फिंगर। पहला फेनुग्रीक जिसका मतलब है मेथी, दूसरा स्पिंच यानी कि पालक, तीसरा कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, चौथा लेडी फिंगर जिसका मतलब है कि क्या भिंडी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? फेनुग्रीक। राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन नंबर 1 है फेनुग्रीक, यानी कि मेथी। हम लोग को सबको पता है मेथी खाने में थोड़ी कड़वी लगती है और डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर होता है यानी कि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इंसुलिन की मात्रा कम करने के लिए मेथी की ज़रूरत होती है। दूसरा, फॉलोइंग स्पाइसेस इज नोन एज, ये वाले स्पाइसेस को क्या नाम दिया जाता है? और क्वेश्चन ऐसे ही टाइप का था, ये आप सबको पता होगा कि क्या है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही था, मतलब फ़ोटो दी गई थी और फिर ऐसे आंसर दिया गया था 1 2 3 4। तो आप इसमें से जो भी सही है आप वो लगा सकते हैं। तो पहला क्या है? ड्रायर्स एलैंकेट, दूसरा क्लो है, तीसरा स्टार एनिस है, चौथा चाइनीज़ स्पाइस है। तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या है? स्टार एनिस है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पाइस यूज टू रिड्यूस डेंटल और टीथ पेन, यानी कि ये कौन सा मसाला है जो कि यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए, डेंटल यानी कि दांत की तकलीफ़ कम करने के लिए। जब दांतों में कैविटी हो जाती है, यानी कि जब सड़न हो जाती है, तब हमारे दांत दर्द करते हैं। तो हम लोग अलग अलग नुस्खा पहले घर से ही स्टार्ट करते हैं, अलग अलग नुस्खा यूज़ करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। नहीं ठीक होता है तब हम लोग को पास मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जब घर के नुस्खे में आप यूज़ करते हैं तो वो कौन सी चीज़ है और स्पेशली मसालों में कौन सी चीज़ है? तो पहला ऑप्शन है ग्रीन कार्डमोम, दूसरा है ब्लैक पेपर, तीसरा है क्लोव्स, चौथा है ब्लैक कार्डमोम। पहला है ग्रीन कार्डमोम यानी कि हरी इलायची, जो कि जिसको छोटी इलायची बोलते हैं। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, तीसरा क्लॉ है यानी कि लौंग है, चौथा क्या है? ब्लैक कार्डमोम यानी कि काली मिर्च जो मोटी वाली बड़ी वाली होती है उस। तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या है? थर्ड, क्लॉस यानी कि लौंग। जब हमारे दांत में पेन होता है तो हम लोग लौंग का यूज़ करते हैं। पीपल ईट दिस इंग्रेडिएंट टू मिक्स विथ मिल्क फॉर हेल्थ बेनिफिट, लोग जो होते हैं इस इंग्रेडिएंट को पीते हैं दूध में मिक्स करके हेल्थ बेनिफिट की वजह से। इसका ऑप्शन नंबर 1 है जिंजर, ऑप्शन नंबर 2 है टर्मरिक, 3 है ड्राई जिंजर, चौथा है कार्डमम। जिंजर यानी कि अदरक, दूसरा क्या है? टर्मरिक यानी कि हल्दी, तीसरा क्या है? ड्राई जिंजर जिसको हम लोग सोड भी बोलते हैं देसी भाषा में, चौथा क्या है? कार्डमम यानी कि इलायची। तो आप सबको पता होगा जो दूध में मिला के हम लोग पीते हैं वो क्या होती है? हल्दी होती है। तो ये सेम ऐसी ही हल्दी की फ़ोटो दी गई थी। ये पाउडर शेप में तो नहीं था, बट ये जो ऊपर जो दिख रहा है छिलका वो अदरक की तरह ही था और ये अंदर का पीला ही था। मैं दिखा देती हूँ आपको ऊपर का पार्ट कैसा था। ये सेम ऐसे ही था, ऊपर का पार्ट सेम ऐसे था और अंदर वो येलो कलर था। तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा टर्मरिक। चलिए आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट, ये कौन सा इंग्रेडिएंट है? मेनली ये इंग्रेडिएंट हम लोग सब्जी वगैरह में यूज़ करते हैं, तड़के में तड़के लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कौन सा है? बे लीव्स है, कोरिएंडर है, मिंट है, करी लिव्स भी तड़के में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये करी लिव्स नहीं है क्योंकि करी लिव्स की पत्तियाँ तो छोटी छोटी होती हैं, ये तो छोटा छोटा है नहीं। कोरिएंडर तो ये कहीं से भी दिख नहीं रहा है, कोरिएंडर की पत्तियाँ हम लोग को पता है कैसी होती हैं। तो ये क्या है? बे लीव्स है। छठा क्वेश्चन है विच स्पाइसेस इज दिस, कौन सा स्पाइसेस है ये? कार्डमोम है यानी कि इलायची, सिनामॉन यानी कि दालचीनी, तीसरा टर्मरिक यानी कि हल्दी, चौथा क्लॉस यानी कि लौंग। तो ये हम लोग को कैसे दिख रहा है? लकड़ी की तरह दिख रहा है। मसालों में हमने कहीं ना कहीं तो यूज़ किया ही है, जो स्पेशली खाना बनाते हैं या फिर जिनके किचन्स वाले ब्लॉग निकलते हैं, फूड वाले ब्लॉग निकलते हैं, उनको तो पक्का ही पता होगा ये कौन सा है। तो ये क्या है? सिनेमॉन यानी कि दालचीनी। ये स्टिक की तरह होता है, खाने में थोड़ा मीठा होता है।
एलपीजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो हम घरेलू यूज़ की गैसें हैं जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जिसका मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लास्ट में मैंने इन सारे क्वेश्चन के जितने भी मुझे आते थे उनके मैंने आंसर दिए हैं, तो आप पूरा वीडियो देख कर जाएँ प्लीज़। वेट, डस्ट या फिर पिल बी पुट बीच कलर ऑफ डस्टबिन, यानी कि गीला कचरा या फिर छिलका फ्रूट्स का या फिर वेजिटेबल्स का हम लोग कहाँ पे किस कलर की डस्टबिन में पुट करते हैं। पहला है ग्रीन कलर, दूसरा है येलो कलर, तीसरा है पिंक कलर, चौथा है रेड कलर। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती अगर इसका ऑप्शन चेंज कर दिया होता, जैसे ग्रीन और ब्लू कलर दे दिया होता तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न थे होते। लेकिन इसमें एक अच्छा काम किया था कि ब्लू कलर नहीं दिया था, तो सबको पहचानने में आसानी हुई कि वो ग्रीन कलर है। तो क्यों, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ग्रीन कलर का छिलका वगैरह भी होता है लगभग वेजिटेबल्स का, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं लीफी वेजिटेबल्स, और ग्रीन कलर के डस्टबिन में ही हम लोग डालते हैं इसको। तो इसके लिए इसका ऑप्शन राइट है फर्स्ट वाला। येलो कलर, पिंक कलर और रेड कलर का डस्टबिन मैंने तो नहीं देखा, यूजली मैं बाहर इस टाइम पे निकल भी नहीं रही, तो मुझे पता भी नहीं है। बट आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपने येलो, पिंक और रेड कलर की डस्टबिन देखी है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अगस्त 2008 बीच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अमेंडमेंट एक्ट स्टार्ट। तो कब कौन सा एक्ट हुआ था? FSSAI यानी कि फज़ई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है BIS यानी कि VIS, तीसरा है एगमार, चौथा है EFA। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन था और एग्जैक्ट ऐसे ही था, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते बट यही क्वेश्चन था और ऑप्शन तो यही थे, ऑप्शन तो कंफर्म यही थे। 10th क्वेश्चन, पर्सन सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डिफिशियंसी मस्ट ईट ऑब्लिक ड्रिंक, यानी कि पर्सन यानी कि जो भी इंसान सफ़र कर रहा है यानी कि बीमार है या फिर उसको प्रॉब्लम है आयोडीन की, तो वो क्या ईट या ड्रिंक कर सकता है, कैसे फूड। आयोडीन की कमी पता है हम लोग आयोडीन किस में पाया जाता है? नमक। और नमक कहाँ पे पाया जाता है? समुद्र। तो उसको नमक की कमी है, तो नमक की कमी है तो वो किस तरह के फूड खा सकता है? सी फूड, दूसरा रूट्स एंड ट्यूबर्स खा सकता है, तीसरा मिल्क प्रोडक्ट, चौथा फाइबर रिच फूड। तो हम सबको पता है कि उसको आयोडीन की कमी है तो वो सी फूड्स को खाएगा। अभी 11वां क्वेश्चन, ऑफ द 4 मेथड ऑफ कुकिंग फूड विथ मॉइस्ट हीट द वन मेथड विच प्रिजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जितने भी इसमें मेथड दिए गए हैं कुकिंग के मॉइस्ट हीट के, यानी कि जो पानी नीचे फिर ऊपर से उसमें भाप निकलते रहे वैसे टाइप का मॉइस्ट हीट वाला मेथड, उसमें से कौन सा एक मेथड है जो प्रिजर्व करता है मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को बचा के रखता है। आप सबको पता ही होगा कि न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मतलब आपने सब्जी खाई लेकिन सब्जी वो सही तरीके से नहीं पकाई गई है तो उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। पकाने से ही नहीं, इसका रिलेशन सब्जी बनाने से भी होता है। अगर आपने सब्जी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई है, नहीं काटी है, प्रॉपर तरीके से नहीं काटा है, उस सब्जी को अच्छे से चॉप नहीं किया है, अच्छे से चॉप करने का मतलब है कि आप एकदम बारीक से ना काटें, ये थोड़ा बड़ा बड़ा काटें, तो उसके न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्रिजर्व रहते हैं। खाने को पकाएं तो ढक करके पकाएं, उतना ही छुएं जितना धोने की आवश्यकता हो, बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है उसे। और जब आप पानी में उसको पका रहे हैं तो ज़्यादा पानी में ना पकाएं, थोड़े ही पानी में पकाएं जितने पानी की उसमें आवश्यकता हो, तभी जाके उसके न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रिजर्व रह सकते हैं। तो पहला मेथड कौन सा है? स्टीमिंग है, दूसरा बॉइलिंग है, तीसरा स्टीविंग है, चौथा प्रेशर कुकिंग है। तो पहला मेथड क्या है? स्टीविंग, यानी कि भाप से पकाना, ठीक है। दूसरा बॉइलिंग, उबलते पानी में,
डाल देना। दूसरा स्टीविंग है, यानी कि जब हम लोग यूज़ करते हैं ना, पहले सब्ज़ी को तड़का दे देते हैं, तड़का देने के बाद फिर जब सब्ज़ी अच्छे से नहीं पक पाती है, हम लोग को लगता है, तो हम उसमें तो थोड़ा पानी ऐड करते हैं। तो वो थोड़ा सा पानी ऐड करना क्या हो गया, स्टूविंग हो गया। और इसी स्टूविंग को हम सिमरिंग भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सिमसिमाना। उसको पानी का सिमसिमाना बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा पानी ऐड किया हो तो थोड़ा पानी ऐसे दिखते रहता है, तो सिमसिमाना बोलते हैं। प्रेशर कुकिंग, हम लोग को पता ही है प्रेशर कुकिंग क्या होता है। हम लोग दाल वगैरह पकाने के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, या पोटैटो वगैरह बॉईल करते हैं तो भी हम लोग प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं, ताकि वो अच्छे से और फटाक से बॉईल हो जाए और उसके न्यूट्रिएंट्स भी बच सकें। लेकिन इन चारों मेथड में न्यूट्रिएंट्स तो सब में बच रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स किस में प्रिजर्व हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि स्टीमिंग में, भाप से पका। विच विटामिन इज़ नोन एज सनशाइन विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। हम लोग जब धूप निकलती है स्टार्टिंग में सुबह के टाइम पे, तो मोस्टली लोग जो होते हैं वो इस धूप को मतलब नुकसान नहीं करती है, ऐसा बोला जाता है। तो क्यों नहीं नुकसान करती है, क्योंकि उस धूप से हम लोग को कोई विटामिन मिलता है। तो वो विटामिन कौन सा है, सनशाइन यानी कि धूप से मिल रही है, तो कौन सा विटामिन है वो, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। तो हम लोग को पता है कि विटामिन डी है वो। और विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, और विटामिन डी में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है। अगर विटामिन डी हो गई तो कौन से रोग होते हैं, आप वो लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, स्पेशली बच्चों में कौन से रोग होते हैं, फिर बड़ों में भी कौन से रोग होते हैं, दोनों लिखिएगा। नॉन पेरिसेबल फूड आइटम आर दोज बीच, पेरिसेबल यानी कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो नॉन पेरिसेबल यानी कि जो जल्दी नहीं ख़राब हो सकते हैं, वो फूड आइटम कौन से हो सकते हैं। डू नॉट स्पॉइल एट ऑल, यानी कि जो कभी ख़राब नहीं होते हैं। टेक लॉन्ग टाइम टू स्पॉइल, ख़राब होने के लिए ज़्यादा टाइम लेते हैं। स्पॉइल ईजीली, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्पॉइल अकॉर्डिंग टू वेयर दे केप्ट, स्पॉइल उसके अकॉर्डिंग होते हैं जहाँ पे वो रखे गए हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, टेक लॉन्ग टाइम टू स्पॉइल, यानी कि नॉन पेरिसेबल जो भी फूड आइटम होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेंगे ख़राब होने के लिए। सेल्फ लाइफ ऑफ फूड रिलेटेड टू, सेल्फ लाइफ यानी कि हम सबकी एक सेल्फ लाइफ होती है, जब तक हम जिंदा हैं हमारी सेल्फ लाइफ है, जिस दिन हम ख़त्म हो गए हमारी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे फूड में भी उनकी सेल्फ लाइफ होती है, वो किस पे डिपेंड करता है या फिर किस से रिलेटेड है। पहला, फ्रेशनेस ऑफ फूड से, यानी कि उसकी ताजगी से, फलों की फ्रूट की ताजगी से। दूसरा, क्वालिटी ऑफ फूड, किस क्वालिटी का आप फूड यूज़ कर रहे हैं उससे। डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, यानी कि कितनी जल्दी ख़राब होता है या कितने लेट ख़राब होता है उससे। टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूज्ड, टाइम लिमिट जहाँ तक हम लोग फूड को यूज़ कर सकते हैं। तो सेल्फ लाइफ ऑफ फूड रिलेटेड टू टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूज्ड। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारी बॉडी के लिए। प्रोटीन, हम लोग को पता है प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो व्यक्ति जिम वगैरह में जाता है उसको प्रोटीन का बॉक्स दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी बिल्ड हो सके, मसल्स वगैरह आ सकें। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट फैट है। तीसरा, वाटर, वाटर सबको पता है कि हमारे शरीर में लगभग 65% वाटर होता है, हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर डॉक्टर वगैरह के पास भी हम जाते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करने की सलाह दी जाती है। रगेज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में अगर रगेज हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम बराबर से स्टूल नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी। और रगेज मेनली किस में पाया जाता है, तो रगेज लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में पाया जाता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट और फैट। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू योर बॉडी, तो वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट। फ्रॉम द फॉलोइंग विच डज नॉट गिव टू डायबिटीज़ पेशेंट, निम्नलिखित में से
कौन सा है जो कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज को नहीं दिया जाता है? फेनुग्रीक वेजिटेबल, ठीक है, मेथी के साग ऑब्वियसली दिए जाते हैं क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को मीठा पसंद होता है और फेनुग्रीक थोड़ा कड़वा होता है, तो ये तो दिया ही जाता है। ठीक है, फिर उसके सेकेंड ऑप्शन, हाँ, सेकेंड ऑप्शन क्या है? लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार साग सब्जियाँ। पत्तेदार साग सब्जियाँ भी दी जाती हैं जो कि बहुत आवश्यक होती हैं। तीसरा क्या है? लेमन जूस यानी कि नींबू के रस, खट्टी चीज़। तो बोलते हैं ना, अगर मीठा ज़्यादा खा लिया है तो खट्टे से ही उसको बैलेंस कर किया जा सकता है, तो ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा हो गया। यानी कि जो तीनों ऊपर के ऑप्शन थे, ये तीनों भी ऑप्शन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अच्छे हो गए। तो बचा क्या? एक आलू चाट। तो आलू चाट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि आलू में क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च के अंदर क्या होता है? शुगर होता है। तो जब शुगर है उसमें, तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा। और डायबिटीज़ पेशेंट मतलब डायबिटीज़ होती कब है लोगों को? डायबिटीज़ तो हम सब के अंदर है, लेकिन कब होती है? जब हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, तब जाके डायबिटीज़ होती है। अगला क्वेश्चन, ड्राई हीट मेथड फॉर सीरियल टू कीप फॉर लॉन्गर टाइम। यानी कि जब सूखा के अनाज को ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेशन, होमोजेनाइजेशन, विंटेराइजेशन, डिहाइड्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, यानी कि सुखा करके रखना। हम सब में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको गर्मियों के मौसम में डिहाइड्रेशन होता है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलता है आपको डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन है इन शॉर्ट मतलब आपको क्या है? पानी की कमी है। आप पानी, गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसे मेंटेन करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए गर्मियों में लोग ज़्यादा पानी पीते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन, और ठंडी के मुकाबले तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही पीते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, और ज़्यादा कमी हो गई तो आपको वो उसके साथ ग्लूकोन डी वगैरह भी देते हैं। तो वैसे ही सीरियल्स का भी सेम है। हाँ, यानी कि आलू, प्याज, ये सारी चीज़ें कैसे डिहाइड्रेशन करके रखी जाती हैं। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, स्पेशली प्याज लहसुन, ये दोनों चीज़ें तो डिहाइड्रेशन करके ही रखी जाती हैं। Next question, dish are used to blend ingredient together quickly or to incorporate air into ingredient। इसमें से कौन सी चीज़ है जिसका उपयोग किया जाता है ब्लेंड करने के लिए इंग्रेडिएंट, यानी कि ब्लेंड यानी कि मिक्स करने के लिए इंग्रेडिएंट को बहुत ही जल्दी, और टू इनकॉर्पोरेट एयर इनटू इंग्रेडिएंट, यानी कि उसमें एयर भी आ सके, इनकॉर्पोरेट हो सके एयर, तो उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? विस्क का, सेकेंड कटर का, थर्ड स्पून का, चौथा नाइफ का। तो उसके लिए यूज़ किसका किया जाता है? विस्क का। अब ये विस्क आ गया, तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं स्पेशली, तो आपको इन सब के नाम पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके नाम आपको नहीं पता होंगे इंग्लिश में और कहाँ यूज़ किया जाते हैं, किस टाइप से यूज़ किया जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आप इन यूटेंसिल्स के नाम भी ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आप मसालची या फिर कुक वगैरह के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ये यूटेंसिल्स के नाम पढ़ लें। यूटेंसिल्स के नाम के अलावा आप मसालों के नाम पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मसालों के नाम याद करके ही जाना है आपको। मसालों से क्वेश्चन आता ही है, फ़ोटोज़ वगैरह पूछ लेगा, या फिर किस चीज़ में कौन से मसाले यूज़ किए जाते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आप वो ज़रूर पढ़ के जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रोजन आइटम थेविंग ऑन, यानी कि फ्रोजन आइटम कहाँ पे रखा जाता है? अब ये फ्रोजन आइटम क्या होते हैं? फ्रोजन आइटम वो होते हैं जो कि हम लोग लगभग 6 महीने तक बचा के रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे? तो इन्हें बचाने के लिए हम कैसे बचा सकते हैं? जैसे ठंडी वगैरह में होता है तो स्पेशली उस टाइम पे यानी कि मटर जो होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है?
जो मटर को है वो हाई टेम्परेचर पे पानी को बॉईल किया जाता है। हाई टेम्परेचर पानी को बॉईल करने के बाद उसमें मटर डाला जाता है। मटर डालने के बाद उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसको हम कपड़े पे अच्छे से सुखा लेते हैं। कपड़े पे सुखाने के बाद हम लोग एक मोटी थैली या प्लास्टिक लेते हैं और इसमें ये मटर को भर देते हैं। जब मटर को भर देते हैं तो उसके बाद उसमें से सारी एयर निकाल देते हैं और जब सारी एयर निकाल ज़रा सा भी एयर ना रहे तो उस पॉलीथीन को पैक कर देते हैं। पैक करके हम उसको फ्रिज में 6 महीने तक रख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, फ्रोजन आइटम। और स्पेशली घरों में तो बहुत ही कम लोग बनाते हैं या फिर ना के बराबर भी बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हमने नहीं देखा है अभी तक। तो फ्रोजन आइटम मेनली मार्केट से ज़रूर आते हैं घर पे। तो और स्पेशली ख़ास करके मटर, स्पेशली गर्मियों के मौसम में तो वो आते हैं। तो हम लोग उसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद हम कब उसको निकालें और कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रखा, उसके बाद हम लोग जब यूज़ करना होगा तब हम लोग उसको निकालेंगे। लेकिन निकालने के बाद कहाँ पे रखेंगे, कैसे रखेंगे, कैसे टेम्परेचर पे रखेंगे, वही इसमें पूछा है। तो हॉट टेम्परेचर पे रखना है, कूल टेम्परेचर पे रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है, कोल्ड वाटर में रखना है। तो उसको हम लोग निकालने के बाद 1-2 घंटे तक हम लोग उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूटिलिटी नाइफ यूज्ड फॉर, यूटिलिटी नाइफ किस लिए यूज़ किया जाता है। यूटिलिटी नाइफ सामान्यतः रेगुलर यूज़ का नाइफ़ होता है। ऐसे ही अलग अलग टाइप के नाइफ़ आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, और आपको वो अगर आप कुक और मसाजी वगैरह के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप यूटिलिटी के भी नाम पढ़ के जाएं, ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चन को पहचानने में आसानी हो। यूटिलिटी नाइफ यूज्ड फॉर चॉपिंग स्मॉलर फूड एंड वेजिटेबल। सेकेंड है कट, चॉप एंड स्लाइस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। थर्ड है कटिंग थिकर और हार्डर फूड लाइक पोटैटोज एंड ओनियन। चौथा है यूज फॉर पीलिंग, ट्रिमिंग एंड रिमूविंग सीड फ्रॉम फ्रूट्स। तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, चॉपिंग यानी कि काटने के लिए, स्मॉलर फूड को या फिर वेजिटेबल को। सेकेंड ऑप्शन का मैं मतलब बता देती हूँ। सेकेंड ऑप्शन राइट नहीं है और राइट ऑप्शन वन ही है। सेकेंड कट करना, चॉप करना या फिर स्लाइस यानी कि जो निकालते हैं हम लोग ऊपर का छिलका फ्रूट या वेजिटेबल का। चलिए अगली तरफ पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो ज़मीन में कुछ टाइम के बाद मिक्स हो जाता है और उसकी फिर हमें स्मेल वगैरह नहीं आती है, वो सामान्यतः ज़मीन में ही रह जाता है, वो बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जिसको ज़मीन में यानी कि मिट्टी वगैरह में धंसने के लिए, उसको वहाँ पे रहने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना पड़े, मतलब उसको गलने के लिए, बेसिकली आप समझ लिए कि उसको गलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे। जैसे कागज़ वगैरह आप डालेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद गल जाएंगे, और आप लीफी वेजिटेबल्स भी कोई डालेंगे तो वो भी गल जाएंगे। अब हड्डियाँ यानी कि बोन में कुछ लोगों को डाउट होगा, बट बोन इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है नायलॉन। बोन जो होता है वो भी गल जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो है नायलॉन। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द किचन यू कट योर फिंगर। ये मसाजी से रिलेटेड क्वेश्चन है और मेनली वो वहाँ पे उस अकॉर्डेंस में है कि आप अगर हॉस्पिटल वगैरह में जॉब कर रहे हैं या फिर किसी होटल्स वगैरह में बड़े काम कर रहे हैं, तो आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। इन केस आप वेजिटेबल्स को चॉप कर रहे हैं और आपकी उंगली कट जाए, तब आप क्या करेंगे। ये बेसिकली जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आया भी है। इग्नोर सच एक्सीडेंट एंड कंटिन्यू विथ वर्क, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसको इग्नोर करेंगे, मतलब खून बह रहा है तो बहने देंगे और अपने काम में लगे रहेंगे। दूसरा ऑप्शन, लीव द किचन इमीडिएटली, आप तुरंत किचन को छोड़ के चले जाएंगे। कोई है नहीं है, कुछ हो रहा है किचन में, नहीं हो रहा है, गैस चालू है, कुछ आप ध्यान नहीं देंगे, तुरंत छोड़ के चले जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है, इन्फॉर्म करेंगे सुपरवाइज़र को और टेक फर्स्ट एड,
इन्फॉर्म कर देंगे आप सुपरवाइज़र को और फर्स्ट एड लेंगे, यानी कि दवा वगैरह पट्टी वगैरह लगाएंगे आप। चौथा है पुट योर फिंगर इन वाटर, अपनी फिंगर वाटर में रख लेंगे, जो कि हम लोग मेनली घरों में करते भी हैं कि हमें कुछ लग जाता है तो मेनली सबसे पहले हम वाटर की तरफ ही भागते हैं कि हाँ मतलब वहाँ पे पानी गिरेगा तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो वैसा फ़िलहाल होता नहीं है। तो तीसरा क्या है, इन्फॉर्म सुपरवाइज़र, पहले कुछ भी होगा आप असिस्टेंट हैं तो आपको सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप फर्स्ट एड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन फूड बॉर्न इलनेस, कौन सी फूड यानी कि फूड बॉर्न इलनेस यानी कि फूड ख़राब हो गया है और आप उसको खा लेते हैं तो आपको क्या होगा, डायरिया होगी यानी कि लूज मोशन जुलाब जिसको बोलते हैं, सेकंड फेबर यानी कि बुखार हो जाएगा, तीसरा डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाएगी, चक्कर वगैरह आएंगे, चौथा डेथ डायरेक्ट मौत हो जाएगी। तो ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं चौथा वाला ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है डायरिया, यानी कि जब भी हम मतलब उटपटांग कुछ खा लेते हैं या फिर कुछ कोई खाना ख़राब हो गया उसको भी खा लेते हैं तो हम लोग को सबसे पहले डायरिया ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन नॉट बिलोंग टू सीरियल्स, यानी कि इसमें से कौन सा है जो सीरियल्स में नहीं आता, सीरियल्स यानी कि अनाज वगैरह में होता है तो वो अनाज में नहीं आता है। बीट, ग्राम, बार्ली, ओट। तो बीट, बार्ली और ओट्स ये सारी तीनों चीज़ें जो होती हैं सीरियल्स में आती हैं। ग्राम जो होता है वो पल्सेस और लेग्यूम्स में आता है, तो यही एक राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सिलबट्टा, सिलबट्टे का एडवांटेज क्या है। मुझे इसके चारों ऑप्शन तो याद नहीं थे बट जितने भी याद थे मैंने वो लिखे हैं। नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट नीड मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क की ज़रूरत होती है, हम सबको पता है कि सिलबट्टा हमारे घर में होगा, बहुत सारे लोगों के घर में होगा, मेनली गांव में जो रहते हैं उनके घर में होगा और हम लोग को पता है वहाँ पे तो मैकेनिकल वर्क करना ही है, अपने बिना हाथ को आप चलाए सिलबट्टे पे आप मसाला तो पीस नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन राइट क्या होगा, नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी, सिलबट्टे के लिए आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, उसको आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, बीच ग्राइंडर गेव अ ओरिजिनल फ्रेगनेंस एंड टेस्ट ऑफ स्पाइसेस, यानी कि इसमें से कौन सा ग्राइंडर होता है जो ओरिजिनल फ्रेगनेंस यानी कि जैसे आप मसाले को पीस रहे हैं सेम फ्रेगनेंस और टेस्ट देता है, सिलबट्टा। सेकेंड वाला है बर ग्राइंडर, थर्ड वाला है इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, चौथा है मोटर एंड पेस्टर। तो इसमें से राइट ऑप्शन है सिलबट्टा, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग अपने हाथ से पीसते हैं, आराम आराम से पीसते हैं, तो ये सिलबट्टे में जो होती है वो फ्रेगनेंस है और टेस्ट है जो वैसे ही सेम आता है। इसीलिए पुराने ज़माने के लोग इतने हेल्दी होते थे क्योंकि वहाँ पे वो लोग मेहनत करना चाहते थे और वह पुराने ज़माने में तो ये इलेक्ट्रिकल वगैरह था भी नहीं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर वगैरह, तो वहाँ पे वो उसी का यूज़ करते थे, सिलबट्टे का यूज़ करते थे, तो उससे फ्रेगनेंस जो होता है वो बहुत अच्छा आता था और खाने का स्वाद बढ़ जाता था, लोग अच्छे तरीके से खाते थे। अभी तो बात ही अलग है। तो राइट ऑप्शन है सिलबट्टा। 26 पीस ग्राइंडर यूज फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए कौन सा ग्राइंडर यूज़ किया जाता है, तो कॉफ़ी के लिए सेम चारों ऑप्शन सेम हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, सिलबट्टा, बर, इंडस्ट्रियल ग्राइंडर। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये चारों ऑप्शन ही जानबूझ के डाले हैं, क्योंकि इसमें ग्राइंडर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो थे ही, और 8 से 10 क्वेश्चन में यही सेम ऑप्शन तो सेम थे, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, सिलबट्टा, बर, इंडस्ट्रियल, यही चारों ऑप्शन दिया था। और ये सच है, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, तो वो प्लीज़ अगर ग्राइंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को याद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बीच ग्राइंडर यूज़ फॉर कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के लिए हम लोग कौन से ग्राइंडर के यूज़ करते हैं, बर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। कुकिंग बाय ड्राई हीट, ड्राई हीट कितने डिग्री सेल्सियस पे कुकिंग होती है ड्राई हीट की,
100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री, या फिर 300 डिग्री सेल्सियस टू 400। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि है 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीच ग्राइंडर इज़ बेस्ट वाइल ट्रेवलिंग। ट्रैवलिंग के लिए कौन सा ग्राइंडर अच्छा होता है? सिलभट्टा। सिलभट्टा आप लोग को पता ही है, घरों में मसाला पीसे जाता है, जो कि पत्थर का होता है, बहुत वज़नदार होता है। तो आप लोग ये तो ट्रैवलिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। बर्क ग्राइंडर कॉफ़ी के लिए, अब कॉफ़ी के लिए कोई एक ग्राइंडर तो लेके जाएगा नहीं। इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर भी यूज़फुल नहीं है, मतलब यूज़फुल तो है बट ऐसे ट्रैवलिंग के लिए हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। तो मोर्टर एंड पेस्टल ये बेस्ट एग्जांपल है। मोर्टर और पेस्टल को आप खुंदनी भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग घरों में चाय वगैरह में अदरक वगैरह डालने के लिए, चाय में अदरक वगैरह डालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मोर्टर और पेस्टल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। इजीली अवेलेबल भी होता है, छोटा बड़ा साइज भी होता है, तो आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मोर्टर एंड पेस्टल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच रॉ पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर 100 पीपल ओनली वन टाइम। यानी कि रॉ पल्सेस यानी कि कच्चे दाल की, कितनी कच्चे दाल की आपको आवश्यकता होगी अगर आपको 100 लोगों को खिलाना है और एक टाइम के लिए। तो इसके ऑप्शन हैं 15 kg, 3 kg, 20 kg और 50 kg। इसका मुझे आंसर नहीं पता है, बट ये ऑप्शन ऐसे ही थे 15 kg, 3 kg, 20 kg और 50 kg। और इसका क्वेश्चन भी राइट है कि रॉ पल्सेस जो होती हैं वो कितनी रिक्वायर होंगी 100 लोगों को खिलाने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। क्योंकि मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं आपको गुमराह करूं या फिर जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं फिर भी मैं बता दूं कि नहीं ये क्वेश्चन का यही आंसर है। जो नहीं आ रहा है मुझे, मैं वो ईमानदारी से आप लोग को बता रही हूँ। अगर आप लोग को पता चलता है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, ताकि मेरी भी हेल्प हो सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, जो कि बाद में देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई देखेगा नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी हो के गए हैं। तो ये लोग स्पेशली तभी देखेंगे जब फॉर्म आएगा, तब लोग सर्च करेंगे कि हाँ क्या होता है, कैसे होता है, तब देखेंगे वो, तो तब उनको हेल्प हो सके इसलिए। 13 इन अ नॉर्मल ग्राइंडर हाउ मच स्पाइसेस कैन बी ग्राइंड एट अ टाइम। यानी कि किसी नॉर्मल ग्राइंडर में आप एक टाइम पे कितना मसाले पीस सकते हैं? हाफ कप, 4 कप, 2 कप, 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ये कप में ही होगा। तो भी इसके भी ऑप्शन आप देख के और इसके भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। 31 इन विच आइटम डज नॉट यूज़ स्पाइस। इसमें से किस आइटम में स्पाइस नहीं यूज़ किया जाता है? केक और पेस्ट्री में या फिर टी में? और भी इसके 2 ऑप्शन थे जो कि मुझे याद नहीं आए, बट जितना भी मुझे मोटा मोटा याद आया मैंने वो लिखा और राइट लिखा है। बीच ग्राइंडर इज़ बेस्ड टू क्रश फेनुग्रीक लीव्स। फेनुग्रीक लीफ को आप क्रश करने के लिए कौन सा ग्राइंडर यूज़ करेंगे? सिलभट्टा, बर, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, मोर्टर एंड पेस्टल। 32 क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पाइसेस स्टिकी। कौन सा स्पाइसेस जो होता है वो स्टिकी होता है? सिनेमॉन, कार्डमम, ब्लैक पेपर या फिर क्लोव। इसमें से कौन सा स्पाइसेस जो होता है वो स्टिकी होता है? सिनेमॉन यानी कि दालचीनी, कार्डमम यानी कि इलायची, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, क्लॉव्स यानी कि लौंग। ये तो आप लोग को पता ही होगा, तो बताएं कौन सा राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीरियल। इसमें से कौन सा सीरियल है? ग्रास, बीट, माइज, ग्रास, काउ, एलिफेंट, ग्रास, डॉग, कैट। और ऑप्शन ऐसे ही थे, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से ग्रास, काउ, एलिफेंट लिख दिया, ग्रास, डॉग, कैट लिख दिया। ऑप्शन ऐसे ही थे। चलिए बढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें था कि व्हेन यू यूज़ आ फूड इज़ वेस्टेड देन व्हाट यू डू। यानी कि आप देख रहे हो कि फूड यानी कि जो खाना है वो ख़राब हो रहा है,
तो आप क्या करोगे, यानी कि जो बनाया जा रहा है वो ख़राब हो रहा है तो क्या करोगे आप, जैसा चल रहा है वैसे चलने दोगे, सुपरवाइज़र से बात करोगे और बोलोगे कि ज़्यादा खाना ना बनाएं। फिर ऑप्शन था कि आप अगर जिस भी इंसान का आप ऑर्डर लिए थे उनका खाना अगर बच गया है तो उनको बोलो, रिक्वेस्ट करोगे कि आप ये खाना लेके जाओ, ऐसे ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बीच थ्रो इट इन डस्टबिन, कौन सी तरह के डस्टबिन में आप इसको करोगे, हम कौन सी तरह के डस्टबिन में आप यूज़ करोगे, मतलब वही जो मैंने क्वेश्चन पहले बता दिए हैं वो मुझे अभी याद आ रहा है, वही वो जो ग्रीन कलर का डस्टबिन वाला क्वेश्चन बताया था ना, वही याद आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाउ यू असिस्ट इन अ किचन, आप किचन में कैसे असिस्ट करोगे अपने सुपरवाइज़र को या फिर आपके सहपाठी हैं उनको कैसे असिस्ट करोगे, वेजिटेबल्स को काट करके, बर्तन को धो करके, या फिर रिक्वेस्ट मतलब ये ऑर्डर ले करके, और ऑर्डर ले करके, और तो मुझे ऑप्शन नहीं याद आ रहे हैं फ़िलहाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर किसी पेशेंट ने आपसे रिक्वेस्ट की कि उसके फाइबर रिच फूड चाहिए तो आप क्या करोगे, आप सुपरवाइज़र से बात करोगे और बोलोगे कि उसे फाइबर रिच फूड उपलब्ध कराया जाए, उसकी बात को इग्नोर कर दोगे। और फिर अगला क्वेश्चन था कि अगर किचन में आग लगने के चांस कब ज़्यादा होते हैं, जब वहाँ पे कोई होता नहीं है तो, या फिर तड़का देते वक्त, ऐसे ही ऑप्शन करके थे। आप किचन में हैं, आपने कोई सेंसिटिव में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किचन में हैं, आपने सेंसिटिव न्यूज़ सुनी तो आप क्या करोगे, उस न्यूज़ को इग्नोर कर दोगे, उसको सोशल मीडिया पे डाल दोगे। तीसरा ऑप्शन है ब्रेक टाइम में अपने सहपाठियों के साथ यानी कि सहकर्मियों के साथ जिनके साथ आप काम कर रहे हो उनसे चर्चा करोगे, उस न्यूज़ को अपने पास कॉन्फिडेंटली रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ यूज्ड फॉर रोल एंड स्प्रेडिंग द डो, यानी कि आप जो ये लोई वगैरह बनाते हो उसको रोल करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, रोलिंग पिन का, सीव का, ग्रेटर का, स्टेनर का। तो इसका आंसर तो हम सबको पता है, हम लोग इसके लिए किसका यूज़ करते हैं, रोलिंग पिन का यूज़ करते हैं। ये रहे जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे आप लोग को हेल्प हो सके, आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। और जिनको भी आगे क्वेश्चन के आंसर पता हो प्लीज़ वो लिखें, और जिनको कोई क्वेश्चन याद आया है मिसालची का जिन्होंने 21 को एग्ज़ाम दिया था तो प्लीज़ कमेंट में लिखें ताकि मैं उनको ऐड कर सकूं, ताकि आगे जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोगों की हेल्प हो सके। Thanks for watching. Keep supporting. Do like, share and subscribe. Thanks for your precious time.